हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेंचुरी इंस्टीट्यूट में। और आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस लेक्चर में फुल चैप्टर कवर किया गया है और उसके साथ ही प्रैक्टिकल को भी सॉल्व करके बताया गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्या होते हैं, साइंस की जो भी कंसेप्ट होते हैं या थ्योरीज होती है उनको समझने में हमारी सहायता करते हैं। अध्याय 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अध्याय 3 में हमने देखा था कि जो विश्व में मौजूद सभी पदार्थ हैं वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं, और उनका अस्तित्व ही तभी है जब उनके अंदर वो परमाणु और अणु मौजूद हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। अध्याय 3 में हमने देखा कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी में या सिद्धांत में ये कहा था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में ना ही सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि परमाणु एक सीमा तक अविभाज्य हैं, जहाँ पर वो ना ही उनका विनाश किया जा सकता है और ना ही उनको सृजित किया जा सकता है। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझा गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। अब कोई भी परमाणु वो अविभाज्य है या नहीं है, तो उसका जो पता चला वो विभाज्य है या अविभाज्य, वो दो तरीकों से हुआ। एक तो स्थिर विद्युत द्वारा, दूसरा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों से के अध्ययन से मिला। 4.1 पदार्थों में आवेशित कण। अब कोई भी पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना है, और उस परमाणु के कारण ही उस पदार्थ में क्या होता है, एक आवेश होता है, और वही आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए हम निम्न क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 4.1 ए। सूखे वालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? क्रियाकलाप ए करेंगे। उसके बाद क्रियाकलाप बी। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर हम क्रियाकलाप ए करें, अब पहले तो एक कंघी लेंगे और उसके बाद उस कंघी को अपने सर पर थोड़ा सा रगड़ेंगे, और उसके बाद कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, उनको फिर उस कंघी के उन टुकड़ों के पास कंघी को ले जाएंगे। देखेंगे कि जो कंघी के अंदर जो आवेश आ गया है वो क्या करेगा कि उस कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अपनी ओर उसको आवेश आकर्षित करेगा। और दूसरा क्रियाकलाप करेंगे कांच की छड़ की सहायता से। तो इसमें क्या है कि कांच की छड़ लेनी है और सिल्क के कपड़े पर रगड़ना है। इसके बाद एक हवा से भरा हुआ गुब्बारा लेना है, उसके पास ले जाना है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि वो कांच की छड़ उस गुब्बारे को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो इन दोनों क्रियाकलापों से निष्कर्ष निकलता है कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। ये आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु अविभाज्य हैं और आवेशित कणों से बने हैं। तो
जब किसी भी वस्तु में विविध आवेश आ जाता है तो इसका मतलब हमें पता है कि वो परमाणु अविभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। मतलब उसको, उस वस्तु को एक सीमा तक विभाजित किया जा सकता है उसके कणों को, लेकिन एक ऐसी सीमा आएगी जहाँ पर उसको अविभाजित नहीं किया जा सकता, और वही कण आवेशित कण कहलाते हैं। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। तो 19वीं सदी तक आते आते आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने पता लगाया, जिनमें से एक वैज्ञानिक थे जे टॉमसन। उन्होंने ये पता लगाया कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि उसमें एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। तो जे टॉमसन से पहले एक वैज्ञानिक हुए ई गोल्डस्टीन। उन्होंने 1886 में एक खोज की, जिस खोज का नाम था विकिरण की खोज, और बाद में उन्होंने उसका नाम दिया कैनाल रे। इसमें यह खोज किया गया कि किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे परमाणु कणों की खोज हुई। तो सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हुई। तो इसके कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक 2000 गुना अधिक है। तो जो प्रोटॉन है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना अधिक, उसमें इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या है, उसका द्रव्यमान है। तो ई गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन की खोज की, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की। समानता इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा और प्रोटॉन को P के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश धनात्मक 1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। कोई भी परमाणु हो, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में मौजूद आवेशों को संतुलित करते हैं। प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है, और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होता है। प्रोटॉन कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं? तो आइए हम देखेंगे कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। 4.2 परमाणु की संरचना। अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया। 19वीं शताब्दी से पहले ये धारणा थी कि जब डाल्टन ने जो उसका अपना सिद्धांत दिया, परमाणु का सिद्धांत, तो डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत यह था कि परमाणु अविभाज्य और अविनाशी हैं। मतलब परमाणु को एक सीमा तक ऐसी आएगी जहाँ पर अविभाज्य नहीं किया जा सकता और उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु डाल्टन के बाद जो भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने खोज की, और उन्होंने 2 मूल कणों को खोज निकाला। एक था इलेक्ट्रॉन और दूसरा था प्रोटॉन। और जब इन दोनों
कणों का पता चला, तो उसके बाद जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित हैं, इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। अब किसी भी परमाणु संरचना है, उस परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से व्यवस्थित हैं, कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडलों के बारे में प्रस्तुत किया। उसके बाद जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो मॉडल प्रस्तुत करने की रेस में सबसे पहले जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पहला मॉडल प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं हम टॉमसन का मॉडल। 4.1 4.2.1 टॉमसन का परमाणु मॉडल। अब हम पढ़ेंगे टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो उससे पहले मॉडल पढ़ने से पहले हमें जे टॉमसन के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी जो बायोग्राफी है छोटी सी, वो किस तरह से वो एक वैज्ञानिक बने। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन 1856 से लेकर 1940, मतलब 1856 के सन में उनका बर्थ हुआ और 1940 में वो उनकी डेथ हुई। का जन्म 18 दिसंबर 1956 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1906 में जे टॉमसन ने को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किया और वो नोबेल पुरस्कार उनको इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए मिला था। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहभागियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला और उनके साथ जो भी सहयोगी काम कर रहे थे उनको भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस की केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तो इस चित्र में देख सकते हो कि ये टॉमसन का परमाणु मॉडल है। तो ये क्रिसमस की केक की तरह दिख रहा है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो छोटा सा गोला और एक डैश करके दिखाया गया है। तो ये सभी क्या है, क्रिसमस की केक की तरह है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सूखे मेवों की तरह लग रहे हैं। टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोलों का बना है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। तो टॉमसन ने बताया कि जो परमाणु है वो एक धन आवेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो उसका आवेश होता है और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो परमाणु विद्युतीय रूप से वो उदासीन होते हैं। यद्यपि टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई थी, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो जब उनके बाद और वैज्ञानिकों ने भी इस पे रिसर्च किया, प्रयोग किया, तो इस जो परमाणु की उदासीनता है वो अन्य वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में उस मॉडल के द्वारा समझा नहीं पाए। अब हम देखते हैं दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है। 4.2.1 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड दूसरे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं।
तो उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को एक सोने की पतली पन्नी पर टकराया गया था। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे और सोने की जो पन्नी की पतली परत होती है बहुत ही ज़्यादा पतली होती है। तो सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। क्योंकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, इसलिए तीव्र गति से ये चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों को द्वारा विक्षेपित होंगे क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। तो उनका अनुमान था कि जो अल्फा कण है सोने की परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसीलिए विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तो पहला परिणाम ये मिला कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधा निकल गए। तो बहुत ज़्यादा जो तेज गति में थे वो अल्फा कण सोने की जो पतली परत थी उसके आर पार मतलब सीधे निकल गए। दूसरा परिणाम यह मिला कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों से विक्षेपित हो गए, मतलब उस पन्नी से टकरा के फिर वहां पर विक्षेपित हो गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो 1200 जब कणों में से एक कण वापस आया। तीसरा परिणाम यह था। रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसा अगर आप 15 इंच के तोप के गोलों को टिश्यू पेपर के टुकड़ों पर मारते हैं, वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। तो कह रहे हैं कि अगर ये अविश्वसनीय इसलिए है क्योंकि ये जनरल सी बात होगी कि अगर 15 इंच के तोप के किसी गोले को एक टिश्यू के पेपर पे मारते हैं तो वो लौटकर हमें ही चोट पहुंचाता है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सोने की पन्नी है और जो अल्फा कण है वो कुछ तो विक्षेपित होकर वापस आ जाते हैं और कुछ सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। तो ये क्या है कि चित्र है सोने की परत द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन दिखाता है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो पहले 4 जो लाइनें हैं वो सीधे पार कर जा रही हैं, लेकिन 5वीं जो लाइन है वो विक्षेपित हो गई है। 6ठी भी पार कर गई है, 7वीं भी, 8वीं विक्षेपित हो गई है, वापस हो गई है, 9वीं भी वापस हो गई है। तो इस तरह से ये क्या है सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। तो इस जो ये बेसिकली रदरफोर्ड ने प्रयोग किया है इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम क्रियाकलाप करते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा है कि जो साइंस है उसकी थ्योरी या कंसेप्ट को हमें समझने के लिए हम प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ही बताते हैं कि वो थ्योरी सही है या गलत है, वो वाकई में सही रूप से व्यवहारिक जगत में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसको प्रूव करती है या नहीं करती। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वो 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान है जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है।
तो कहने का सिंपल से यहाँ मतलब ये है कि अगर एक बच्चा है और उसके सामने एक दीवार है और उस दीवार से वो कुछ दूर खड़ा है, उस पर अगर बोले कि आप आंखें बंद करो और दीवार पे पत्थर फेंको, तो पत्थर दीवार पर टकराएगा और वापस आ जाएगा, उसकी आवाज़ तो सुनाई देगी। लेकिन अब क्या है, उस दीवार की जगह हम क्या लगा दें, तार लगा दें, चार दीवारी से घिरी हुई तार लगा दें। अब बोले कि इसके ऊपर तुम पत्थर फेंको, तो कुछ पत्थर होंगे जो उस आर पार चले जाएंगे और कुछ पत्थर जो होंगे उस तार से टकरा के वापस आ जाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि जो खाली स्थान है उससे पत्थर आर पार चलेगा और जो तार से थे वो टकरा के वापस आ गए। तो इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। पहला परिणाम क्या है, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो पहला परिणाम इन्होंने यह निकाला कि जो परमाणु है उसके भीतर ऐसी बहुत सारी जगहें जहाँ खाली है, उसी खाली जगह की वजह से जो अल्फा कण है वे विक्षेपित हुए और सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। और दूसरा परिणाम यह है कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। और दूसरा परिणाम यह सिद्ध करता है कि परमाणु के अंदर बहुत कम ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा जो अल्फा कण है वो विक्षेपित होते हैं, इसीलिए वो कुछ उसमें धनावेशित भाग भी मौजूद होता है लेकिन वो बहुत कम होता है। तीसरा परिणाम है बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतनों में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है। तो अब जो परमाणु है और जो उसका सेंटर है, सेंटर में क्या है कि वो 10 की पावर 5 गुना छोटी हो जाती है, मतलब परमाणु की जितनी त्रिज्या रहेगी और जो नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी वो 10 की पावर 5 गुना छोटी। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला लक्षण क्या है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिससे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया है। इसमें पहला लक्षण क्या था कि जो परमाणु है उसके केंद्र में धनावेशित होता है, धनावेशित आवेश होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है और उस परमाणु का द्रव्यमान उसके सेंटर और नाभिक में ही होता है। दूसरा लक्षण यह था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस जो नाभिक है, वो जो सेंटर है उसके आसपास गोल चक्कर लगाते हैं। तीसरा लक्षण, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है और जो नाभिक है जैसा कि हमने ऊपर देखा है, जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर 5 गुना छोटी होती है किससे, परमाणु के त्रिज्या से। इसलिए नाभिक का जो आकार है परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। अब उन्होंने प्रयोग भी किया और उसके अपने मॉडल के लक्षण भी बताए, तो उस मॉडल की कुछ कमियां भी थी। पहली कमी क्या है, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार में चक्कर लगा रहा है तो वो कभी भी स्थायी नहीं रहेगा, मतलब हमेशा ही वो मोशन में रहेगा। दूसरा है, कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा,
और कोई भी जो आवेशित कण है गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा और उसी त्वरण के द्वारा क्या होगा कि कोई भी जो कणों से ऊर्जा निकल रही है वो विकिरण हो जाएगी, मतलब उसका बिखराव हो जाएगा। इसी प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं परमाणु स्थायी होता है। और चौथा कह रहे हैं कि अगर स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा, मतलब विकृत करेगा कहने का मतलब है कि चारों ओर फैलाएगा, तो नाभिक से ऊर्जा जब चारों ओर फैलेगी तो एक ऐसा समय आएगा कि वो नाभिक से टकरा जाएगा और टकराने के बाद परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। लेकिन हम जबकि जानते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो यह था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां और उसके लक्षण। अब पढ़ते हैं रदरफोर्ड के बारे में। ए रदरफोर्ड 1871 से 1937 तक रहे। उनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था। उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए और इसीलिए उनको 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला। फोर पॉइंट 2.3 बोर का परमाणु मॉडल। अब हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। उससे पहले उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। नील्स बोर 1885 से लेकर 1962 तक रहे। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कंस्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये तीनों ही किताबें उनकी बहुत फेमस हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। अब पढ़ते हैं बोर का परमाणविक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। पहली अवधारणा यह है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगा तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी एक निश्चित कक्षा होती है। तो बोर ने अपने मॉडल में यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, और जब वह एक स्पेसिफिक कक्षा में चक्कर लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। इन कक्षाओं को ऊर्जा का स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा का स्तर कहते हैं। चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। तो ये कक्षाएं के एल एम या संख्याओं में भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 के द्वारा दर्शाई जा सकती हैं। तो इस चित्र में हम देखेंगे कि किस तरह से किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा का स्तर दिखाया गया है। तो ये पूरा एक परमाणु स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो ये खाली स्पेस दिख रहा है के एल एम एन या फिर 1 2 3 4 5, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का पथ है। इसी पथ पर वो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जब ये स्पेसिफिक उनका विविक्त कक्ष है तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का विकिरण है वो नहीं होगा और वो
परमाणु को प्रभावित नहीं करेंगे और परमाणु अस्थायी नहीं होगा, वो स्थायी ही रहेगा। तो और नाभिक से टकराएगा भी नहीं। न्यूट्रॉन। अब हम पढ़ते हैं 4.2.4 न्यूट्रॉन। 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणु कण को खोज निकाला जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, अंततः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, लेकिन जब 1932 का समय आया तो एक वैज्ञानिक हुए जे चैडविक, उन्होंने एक अपरमाणु कण को खोज निकाला जिसमें अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर ही है, लेकिन इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। और ये हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी सभी परमाणु हैं उनके नाभिक में मौजूद होता है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को दर्शाया जाता है n के द्वारा। n परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा वो नाभिक के द्रव्यमान के द्वारा ही न्यूट्रॉन को दर्शाया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। 4.3 विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित है और किस तरह से जो उसका आवेश है वो अपने ही विविध कक्ष में रहते हुए रहता है। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की जो वितरण है उसको बोर और बरी मतलब दोनों ही वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रस्तुत किया, इसलिए उसको बोर बरी स्कीम कहते हैं। पहला है इसके इनमें इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n की कक्षा संख्या का ऊर्जा स्तर है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्ष के कोश में होगी, मतलब 2 × 1 की पावर 2, मतलब 2 × 1 की पावर 2। तो क्या आएगा हमारा आंसर 2। दूसरा कक्ष रहेगा एल कोश, 2 × 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा ये 8। तीसरी कक्षा है एम कोशों में, क्या होगी 2 × 4 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 18। चौथी कक्षा जो है वो एन कोश में होगी और ये होगा 2 × 4 की पावर 2, मतलब 32। तो इस तरह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या सूत्र है हम 2n की पावर 2 से निकाल सकते हैं। सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है और जो सबसे भारी कोश होगा उसमें 8 होगी। और किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते हैं। सपोज होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। पहले 18 तत्वों की परमाणु संख्या के अवस्था चित्र में दर्शाया गया है और इन परमाणु की संरचना के तत्वों को हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जैसे कि पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना का व्यवस्थित चित्र देखेंगे कि हीलियम में न्यूट्रॉन तो मौजूद है नहीं, लेकिन लिथियम है, बेरियम है और बाकी और भी सारे हमारे पास क्या हैं तत्व हैं जिनमें ये सभी परमाणुओं को दर्शाया गया है, किस तरह से वो व्यवस्थित हैं। इसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप 4.2 करते हैं। स्थायी परमाणविक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। पहले 18 तत्वों की परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है, जैसा कि हमने पहले
ही दिखा दिया है। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? 4.4 किसी परमाणु की सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कोई भी अगर परमाणु है जो उसकी सबसे भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, वही एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है। बोर बरी स्कीम से हम जानते हैं कि किसी परमाणु का भारतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणु के भारतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन 8 से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। अब जो भी परमाणु है, अगर उसका जो भारतम कक्ष है, बाहरी जो कक्ष है, उसमें अगर 8 के 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें रासायनिक जो क्रिया में वो भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगी, संयोजक शक्ति क्या होगी, शून्य होगी। इन अक्रिय तत्वों में से ही हीलियम परमाणु के भारतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनने की प्रवृत्ति अपने बाह्य कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्ष को अष्टक माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं या आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। तो अगर हम 2 परमाणु तत्वों को मिक्स करेंगे तो उनका जो अंतिम जो अष्टक बाहरी कक्ष होगा, उसमें अगर 8 दोनों में 8 मौजूद हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो जो रासायनिक क्रिया होगी उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर दोनों में से ही पदार्थों में से किसी एक का अष्टक जो कम रहेगा, तो वो आसानी से उस रासायनिक क्रिया में सक्रिय रहेंगे। तो इसीलिए जो वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी हो जाएगी, लेकिन जो उसमें भरे रहेंगे वो 8 के 8 अष्टक, तो उसमें साझेदारी नहीं हो पाएगी। परमाणु के भारतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजन शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो भारतम कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम 2 पदार्थ लेते हैं और दोनों ही पदार्थों के भारतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो उनमें साझेदारी या स्थानांतरण है इलेक्ट्रॉन का, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों में 8 हैं। तो वहाँ पर रासायनिक सक्रिय में वो पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी एक तत्व मान लो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 5 रहे और किसी में 6 रहे, तो उसमें क्या होगा कि उस केस में वो रासायनिक क्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले पाएंगे और उसमें संयोजक शक्ति भी मौजूद रहेगी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के भारतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। इसीलिए इनकी संयोजकता एक कही जाती है। मतलब जितने वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं उतने ही उसकी संयोजकता हमें मिलेगी। क्या आप बता सकते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी? अगर आपको पता है कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी, जैसे कि हम उदाहरण में देख चुके हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होगी अगर इस तरह से हम उसको सॉल्व करें। तो ये क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के भारतम कक्ष में 2 तथा एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों की संयोजकता होगी 2 और 3। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी परमाणु के भारतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई परमाणु है और उसके भारतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है,
तो एक दूसरा तरीका भी क्या है कि जिससे उसकी संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए लेते हैं फ्लोरीन परमाणु। फ्लोरीन परमाणु के भारात्मक कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु भारात्मक कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। अतः इसकी संयोजकता अष्टक में 7 घटाकर प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से फ्लोरीन की संयोजकता 1 है। अब कह रहे हैं कि अगर जो फ्लोरीन जो हमारा पदार्थ है, अगर उसके परमाणु के भारात्मक कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद हैं, लेकिन अगर हमें अब उसकी संयोजकता 7 है, मतलब 7 तरह से वो संयोजक कर सकता है किसी दूसरे पदार्थ से, लेकिन उसको हम 7 इलेक्ट्रॉन उसका त्यागने की बजाय उसको 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें तो वो अधिक आसान है, बजाय कि 7 उसको त्याग करना पड़े। तो वो क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ से प्राप्त कर लेगा, जिससे कि क्या होगा कि जो संयोजकता का अष्टक है वो पूरा हो जाएगा, और इसीलिए फ्लोरीन की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इस प्रकार से किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, तो इसका भी उत्तर आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि अगर हम इस तरह से ऑक्सीजन की संयोजकता भी कैलकुलेट करें तो किस तरह से वो कितनी होगी। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजक शक्ति होती है, जैसे संयोजकता कहते हैं, और कोई भी तत्व हो उसके अंदर परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, तो वह संयोजन शक्ति ही क्या उसे हम कहेंगे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.41 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। तो ये है हमारी सारणी 4.1, जिसमें दर्शाया गया है कि विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं का संयोजन। अब यहाँ तत्व का नाम दिए गए हैं पहले कॉलम में, फिर उसके बाद प्रतीक, फिर उसके बाद परमाणु की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का वितरण KLMN और उनकी संयोजकता। जैसे पहला तत्व क्या है हमारा हाइड्रोजन, उसका प्रतीक क्या है H है, उसमें परमाणु संख्या कितनी है 1 है, और प्रोटॉनों की संख्या उसमें कितनी है 1 है, और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं है उसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 1 है। तो अगर जो हमारा K है वो सबसे भारात्मक कक्ष है, उसके बाद L है, फिर M है, फिर N है। तो जो K है, K कोष में हमारा सिर्फ क्या है 1 इलेक्ट्रॉन का ही वितरण हो रहा है, इसके लिए उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1, मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो 1 ही वो आदान और प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट तत्व है, दूसरा तत्व है हमारा हीलियम। हीलियम का प्रतीक He है, परमाणु की संख्या 2 है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 2 है, और इलेक्ट्रॉन का वितरण भी उसका K कोष में है, वो भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, और लेकिन वहां पर क्या है संयोजकता शक्ति क्या है उसकी 0 है। नेक्स्ट लिथियम है, लिथियम में का प्रतीक Li है, परमाणु की संख्या 3 है, प्रोटॉन की संख्या 3 है, न्यूट्रॉन की संख्या 4 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण K कोष में 2 है, L कोष में 1 है, और संयोजकता शक्ति कितनी है 1 है। बेरिलियम का है प्रतीक Be, और परमाणु संख्या 4 है, और प्रोटॉन की संख्या 5 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 5 है, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 और 2 है, जो कि 2 K कोष में है और 2 L कोष में है, और संयोजक शक्ति भी उसकी कितनी है 2 है। तो ये पूरी सभी तत्वों की 18 तत्वों की सारणी है। तो इसको आप पढ़िए और देखिए किस तरह से उनमें प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और उनके इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है KLMN कोष में किस तरह से व्यवस्थित है, और उनकी संयोजकता शक्ति कितनी है।
मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फोर पॉइंट 5 परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। 4.5.1 परमाणु संख्या। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे Z के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या Z समान होती है। अब जो परमाणु है के नाभिक में जो प्रोटॉन विद्यमान है तो होते हैं, हमें पता है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उनकी परमाणु संख्या होती है। किसी भी कोई भी तत्व है उसमें जितने भी परमाणु रहेंगे उतने ही उसमें प्रोटॉन मौजूद रहेंगे, जिसे हम Z के द्वारा दिखाते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हाइड्रोजन को लेते हैं तो उसके अंदर कितने परमाणु मौजूद हैं? एक, इसीलिए उसके नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है। कार्बन का देखिए तो कार्बन को भी Z के द्वारा दिखाया जाता है, इसमें 6 परमाणु मौजूद हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और एक परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन मौजूद रहेंगे और उन्हीं प्रोटॉन को उसकी कुल परमाणु संख्या कहते हैं। 4.5.2 द्रव्यमान संख्या। व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। अब क्या है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और इन्हीं के कारण क्या होता है कि ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होता है, जिसे अगर ये दोनों मौजूद है उसके नाभिक में तो उसको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्यों ना हो, उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में ही देखने के लिए मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम कार्बन का द्रव्यमान 12 है, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन, 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट, तो हो गई ये टोटल 12 यूनिट। वैसे ही एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27 यूनिट है, इसमें 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो जो भी एक परमाणु है उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन रहेंगे, जब उनको हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में कि परमाणु संख्या क्या किसे कहते हैं, या फिर न्यूक्लियॉन क्या होता है, या द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है। तो ये 4 लाइनें अगर आप उस क्वेश्चंस के लिए लिख देंगे तो आपको उस एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। उसके साथ ही उदाहरण भी आप देंगे तो और अच्छा होगा। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगर हम कोई भी परमाणु को दर्शाना चाहते हैं, मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जो परमाणु के दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और प्रतीक को किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान संख्या लिखेंगे ऊपर, फिर तत्व का प्रतीक लेंगे और उसके नीचे परमाणु संख्या। तो जिस तरह से यहाँ नाइट्रोजन का लिखा गया है कि नाइट्रोजन है, उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी है? 7 है, और परमाणु संख्या 7 है, द्रव्यमान संख्या 14 है। समस्थानिक 4.6 प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो हमारे आसपास प्रकृति में मौजूद जितने भी तत्व हैं उनमें जो उनकी परमाणु संख्या है, कुछ की क्या है? समान है, लेकिन कुछ की जो द्रव्यमान संख्या क्या है वो अलग अलग है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का परमाणु, इसके 3 परमाणविक स्पीशीज होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम
ट्राइटेरियम। तो जो हाइड्रोजन है उसकी 3 स्पीसीज है। तो प्रोटियम में क्या होता है H1/1, ड्यूटेरियम में होता है 2/1 H या D, ट्राइटियम में होता है 3/1 H या T। तो मतलब इन तीनों को ही हम H के द्वारा दर्शा सकते हैं, लेकिन ड्यूटेरियम जो है उसको D के द्वारा दर्शाया जा सकता है, या ट्राइटियम है उसको T के द्वारा। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2, 3 है। तो जो नीचे हर में लिखा गया है 1, 1, 1, 1, 1, 1, तीनों की क्या है द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन परमाणु जो संख्या है 1, 2, 3 वो क्या है भिन्न है। इस तरह के अन्य उदाहरण जैसे कार्बन को देखें तो उसमें 12/6 है और उसको दर्शाया जाता है C से, और 14/6 भी है उसको भी दर्शाया जाता है C से। वैसे ही अगर क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन में भी क्या है 35/17 है, उसको Cl से दिखाया जाता है। वैसे ही 37/17 है, उसको भी Cl से दिखाया जाता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन के जो परमाणु उसके 3 समस्थानिक क्या हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर क्या होगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है और समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, मतलब 2 तरह से पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35 यूनिट भी है और 37 यूनिट भी है, जो 3:1 के अनुपात में होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए इसका पता लगाते हैं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान 35 × 75/100 प्लस में 37 × 25/100। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 105/4 प्लस में 37/4 आएगा, और जब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तो 142/4 हो जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे 142 को 4 से तो 35.5 यूनिट इसका आंसर होगा। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना है 35.5 यूनिट। तो इसी तरह से जो समस्थानिक क्लोरीन के जो 2 समस्थानिक है या उनका औसत द्रव्यमान निकालेंगे तो उसका औसत द्रव्यमान आएगा 35.5 यूनिट। प्रकृति के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विभिन्न प्रकार सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग होता है। अगर किसी तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो उस पदार्थ के अंदर मौजूद जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे उन दोनों का जो योग होगा वही समस्थानिक कहलाएगा। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या मतलब भिन्न में 35.5 यूनिट है, मतलब 142/4 यूनिट। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान उसका आएगा 35.5 यूनिट। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, और जो समस्थानिक है जब उनका हमने देखा कि द्रव्यमान संख्या कुछ समस्थानिकों की अलग अलग है तो उसके
उन्हीं के अनुसार उनके कुछ अनुप्रयोग भी हैं। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। तो यूरेनियम का उपयोग बेसिकली एटॉमिक रिएक्टर में किया जाता है, जहाँ पर उसको ईंधन बनाने के लिए यूज किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, और जो कैंसर का जो इलाज है वो कोबाल्ट के द्वारा किया जाता है। सांगा रोग के इलाज में सांगा बेसिकली ये घेगा रोग भी से बोलते हैं, उसके इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। 4.6.1 संभारिक। तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग हम देख लिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि समस्थानिकों के अनुप्रयोग लिखिए। तो ये है 3 समस्थानिकों के अनुप्रयोग। पहला यूरेनियम है, दूसरा है कोबाल्ट और तीसरा है क्या, आयोडीन। अब हम आगे देखेंगे संभारिक क्या होते हैं। 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, तो दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी जो परमाणु है उसके प्रोटॉन की जो संख्या भिन्न भिन्न है, तो उन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 40 होगी। तो जो उनमें मौजूद न्यूक्लियनों की संख्या है उनकी संख्या भी क्या होगी, समान होगी। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जब अलग अलग परमाणु संख्या वाले जो तत्व हैं अगर उनकी द्रव्यमान संख्या समान है तो संभारिक वो कहलाएंगे। बजाय कि अगर उनका परमाणु संख्या समान नहीं भी है, अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है, तो उन्हें संभारिक कहा जाता है। और हमारा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अध्याय 5 मौलिक जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये जो लेक्चर प्रिपेयर किया गया बेसिकली एनसीईआरटी की जो साइट पर मौजूद जो भी नोट्स है और एकेडमिक जो बुक्स स्कूलों में लगाई जाती है और जो सीबीएसई की एकेडमिक साइट है जो वहाँ पर मौजूद सभी क्वेश्चन पेपर या नोट्स हैं या फिर जो सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं नोट्स हैं, उन सभी से मिलाकर ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया है। आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए और लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी आसानी से समझने के लिए साइंस के किसी भी कंसेप्ट और थ्योरी को आसानी हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच।